नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना का हाइड्रोजन बॉम्ब। बिना यूरेनियम, बिना प्लूटोनियम के चाइना ने सीख लिया है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कैसे करनी है। और भारत के लिए यह डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना लिटरली हमारा नेबरिंग कंट्री है। काफी बार अग्रेशन कर चुका है हमारे अगेंस्ट। और चाइना के बारे में इंटरनेशनली दो न्यूज आज के समय बहुत वायरल है। एक तो जैसे आप लोग जानते हैं, इंडिया ने जो 12% के टैरिफ लगा दिए हैं स्टील इंपोर्ट्स पर, इसका नेगेटिव इंपैक्ट चाइना पे क्या होगा, इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इवन अमेरिकन मीडिया इस पर लिख रहा है, इंडिया इंपोजेस टेम्पररी टैरिफ ऑन स्टील टू स्टेम चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। सोशल मीडिया पे आप जाओगे, बहुत सारी इस पर पोस्ट हो रही है। बट एट द सेम टाइम लोग बहुत ज्यादा चिंतित है कि जो चाइना का ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, क्या ये जेन्युइनली एक गेम चेंजर है मॉडर्न वॉरफेयर में। क्योंकि आज के समय जो ये लाइन है, शॉक्स द वर्ल्ड, दुनिया शॉक्ड है, ये काफी ओवर यूज हो चुकी है। बट चाइना के इस पर्टिकुलर केस में, इस बॉम्ब के केस में, हर जगह आपको ये वर्ड मिलेंगे कि चाइना के नए वेपन ने दुनिया को शॉक कर दिया है। किसी को उम्मीद थी नहीं कि एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब इतनी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि दुनिया आज के समय चाइना के इस हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में इतनी बात क्यों कर रही है। ना आप सब लोगों ने एक बात नोट करी होगी, रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल से ऊपर हो गए। रशिया ने बहुत डैमेज सहा, रशिया के सिविलियंस मारे गए, मॉस्को में अटैक हुआ, ड्रोन से अटैक हुआ, रशिया को हर जगह प्रोवोक किया गया। मगर एक बात नोट करना, रशिया ने एक बार को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी। ये बिल्कुल तैयार थे न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने को, मगर रशिया ने अभी तक यूक्रेन पर एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज किया नहीं है। जबकि आप अगर कंपैरिजन में देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान ने एक बार पर्ल हार्बर पे क्या अटैक कर दिया, यूएसए ने सीधा उसके बाद पैसिफिक ओशन में जब जापान की नेवी डिस्ट्रॉय कर दी और अल्टीमेटली हिरोशिमा नागासाकी 2 शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए। ना रशिया ने अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स यूज क्यों नहीं किए, इसको लेकर दो तीन थ्योरीज है। पहली थ्योरी तो ये है, रशिया को ना आज से 1 साल पहले उम्मीद लग गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आ जाएंगे। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी ना जीतते या फिर डोनाल्ड ट्रंप मारे जाते असैसिनेशन अटेम्प्ट में और ट्रंप की जगह कमला हैरिस या फिर कोई और बन जाता प्रेसिडेंट, उस केस में रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के चांसेस काफी हाई। रीजन आप सब लोग समझ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नीति ऐसी है कि इन्होंने यूक्रेन पर बहुत सारा प्रेशर डाल दिया है। यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन के लोग बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। ये बात आप सब लोगों ने देखी होगी। उसके अलावा एक बड़ी थ्योरी ये भी है कि रशिया को यह पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते ही ना, जो कुछ देश आज के समय रशिया के समर्थन में खड़े हैं या फिर न्यूट्रल भी हैं, ये भी रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करने चाहिए। अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लिया रशिया ने तो इंडिया, चाइना समेत कई देश ये सब रशिया की निंदा करनी स्टार्ट कर देते, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स पे एक टैबू लगा हुआ है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद से ना, न्यूक्लियर वेपन्स कभी यूज करने नहीं है। ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमंस के फ्यूचर के लिए, ये आप कह लीजिए एक अनस्पोकन रूल बन चुका है ह्यूमन बींग्स के बीच में कि न्यूक्लियर वेपन जो भी देश यूज करेगा ना, इसके बाद वो कंट्री पूरी धरती का सर्वनाश चाहता है। तो रशिया ने इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, फ्यूचर में भी ना, मान लीजिए चाइना फंस जाता है ताइवान में, चाइना अटैक करता है ताइवान को, और जिस तरीके से यूक्रेन में फंस गया रशिया, वैसे ही चाइना फंस जाता है ताइवान में। कई साल बीत गए, 2-3 साल बीत गए, रशिया, चाइना ताइवान को कब्जा नहीं पा रहा, तो उस केस में चाइना क्या करेगा? मैं आपको बता दूं, चाइना भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। चाइना को चाहिए होंगे ऑल्टरनेटिव्स, और उस ऑल्टरनेटिव की खोज में चाइना ने रिसेंटली टेस्ट किया है एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसका ब्लास्ट पहुंच जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक। ये किसी भी टीएनटी ब्लास्ट से 15 गुना ज्यादा लंबा लास्ट करता है। तो मतलब कि अगर लार्ज स्केल पर आपने ये ब्लास्ट किया तो ह्यूमन बींग्स की लाशें तक नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस में सब कुछ जल जाएगा। और बहुत लंबे समय तक ह्यूमन बींग्स ये मानते थे कि इस तरीके की डिस्ट्रक्शन, टीएनटी से भी 15 गुना लॉन्गर एक्सप्लोजन, 1000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पहुंचा देना, और ये सब कुछ एक कॉम्पैक्ट 2 kg डिवाइस में करना, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ बिना यूरेनियम यूज किए, बिना प्लूटोनियम यूज किए पॉसिबल है। जैसे आप लोग जानते हैं, न्यूक्लियर वेपन कोई भी अगर यूज करे तो उसमें आपको यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम चाहिए होगा। प्लूटोनियम सिंस बहुत रेयर होता है, बहुत महंगा होता है, प्लूटोनियम वाले बॉम्ब्स यूज करते नहीं है लोग, प्लूटोनियम वाले बॉम्ब्स बनाते नहीं है कंट्रीज। ज्यादातर कंट्रीज फोकस करते हैं यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब्स पर। मगर
चाइना के ब्रेक थ्रू से ना एक बहुत बड़ा ऑप्शन चाइना को ये मिल गया है कि कल को ताइवान या किसी और कंट्री के अगेंस्ट ये इस टाइप के बॉम्ब्स गिरा सकते हैं और चाइना पर उतनी निंदा भी नहीं होगी क्योंकि टेक्निकली दे डिड नॉट यूज ए न्यूक्लियर बॉम्ब। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है टाइमिंग। अचानक से क्या होता है, चाइना की सरकार ये साइंस पेपर रिलीज कर देती है प्रॉपर डिटेल्स के साथ, प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि इन लोगों ने ये ऐसा बॉम्ब टेस्ट किया है एक ऐसे टाइम में जब चाइना टैरिफ वॉर में फंस चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये जियोपॉलिटिकल चेस होती है इसमें शी जिनपिंग ब्लंडर कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रिटेलिएशन करके आज के समय चाइना पर अप टू 245% टैरिफ लग चुके हैं। तो ऐसे टाइम में चाइना दुनिया को ये बता रहा है कि इनकी जो चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, जो यूजुअली चाइना के अंडर वाटर वेपन सिस्टम बनाती है, इन लोगों ने ये मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल वाला बॉम्ब बना दिया है। ये क्लियर मैसेज सेंड किया जा रहा है यूएसए को कि ये कैपेसिटी है आज के समय चाइना की, ये सब चाइना कर सकता है। और यहाँ पर देखो, कुछ लोगों को टेक्निकली कंफ्यूजन भी होगा। कई बार आपने हिस्ट्री के चैप्टर्स में या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा कि 1952 में यूएसए ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। तो यूएसए तो ये 1952 में कर चुका है, चाइना ने अभी किया, तो हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। देखो अगेन, दो टाइप के बॉम्ब्स होते हैं। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें जहां पर इधर आप फिजन या फ्यूजन का यूज कर रहे हैं, एक होता है एटॉमिक बॉम्ब, एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब फिजन बॉम्ब्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब्स थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। जो ये थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं ये कई हजारों गुना ज़रा स्ट्रांग होते हैं। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, ये थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स, इनको भी डेटोनेट करने के लिए आपको यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब भारत ने भी टेस्ट किया हुआ है, बट यूरेनियम वाला। यूएस ने भी टेस्ट किया है मगर यूरेनियम वाला। जो चाइना ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है ना, यहाँ पर ये एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इसलिए लोग यहाँ पर काफी सरप्राइज्ड हैं कि बिना यूरेनियम, बिना प्लूटोनियम यूज किए चाइना इतनी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है ये। इंडिया के पास जहां तक मेरी जानकारी है कुछ ऐसा प्रोग्राम है नहीं, हम ऐसा कुछ अभी डेवलप कर नहीं रहे। बट आई थिंक आने वाले टाइम में चाइना के इस टेस्ट के बाद भारत भी विचार करेगा कि परहैप्स आज के समय टाइम आ चुका है कि हम भी ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स लार्ज स्केल पर बनाना स्टार्ट करें। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, भारतीय एयरफोर्स रवाना हो चुकी है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे मिग-29 जैगुआर जेट्स ये यहाँ पर जा रहे हैं। आपको बताना है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जापान, यूएसए, रशिया या यूएई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।
और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।